आज की क्लास में हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल इशू के बारे में। लेक्चर नंबर 1 हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। आज है इन्वायरमेंटल इशू का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर 1 में हमने क्या क्या पढ़ा? लेक्चर 1 में हमने पढ़ा कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटर कैसे काम करता है, स्क्रबर कैसे काम करता है, ठीक है, इन्वायरमेंटल एक्ट कब लाया गया, ठीक है, और पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है और पॉल्यूटेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। आज उसी एयर पॉल्यूशन के हम अगले हिस्से पे बात करेंगे और आपका आज जो एयर पॉल्यूशन वाला हिस्सा है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम वाटर पॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या लिखा है एनसीईआरटी में, ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए, तो एज यू नो, पहले हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे, इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, फिर इस पे बेस्ड कम से कम 10 से 15 एमसीक्यू करेंगे। फिर ये देखेंगे कि जो हमने आज पढ़ा है क्या उस पे कभी सवाल आया है नीट में, और फिर बोर्ड्स वालों का ख्याल रखते हुए बोर्ड्स का सवाल करेंगे, ठीक है भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है भाई? Automobiles are a major cause of atmospheric pollution at least in the metropolitan city। उन्होंने बोला कि जो व्हीकल्स हैं वो पॉल्यूशन बहुत ज्यादा क्रिएट कर रहे हैं। अगर बात करें हम मेट्रोपॉलिटन सिटी की, जो बड़े बड़े शहर हैं जैसे महानगर है, ठीक है, दिल्ली हो गया, कलकत्ता हो गया, दिल्ली हो गया, कलकत्ता हो गया, मुंबई हो गया, बैंगलोर हो गया, ये बड़े बड़े शहर में जो पॉल्यूशन का मेजर कारण है वो कौन है? ऑटोमोबाइल से व्हीकल्स हैं, करेक्ट। और आप जानते हो एज द नंबर ऑफ व्हीकल इंक्रीज ऑन द स्ट्रीट, सड़कों पे व्हीकल्स का नंबर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। दिस प्रॉब्लम इज नाउ शिफ्टिंग टू द अदर सिटीज टू। तो मेट्रोपॉलिटन सिटी में तो ये प्रॉब्लम था ही कि जो एयर पॉल्यूशन हो रहा है वो व्हीकल्स की वजह से हो रहा है। बाकी अदर शहरों में भी स्ट्रीट्स पे, सड़कों पे गाड़ियों का नंबर बढ़ रहा है, तो ये जो प्रॉब्लम है वहां भी शिफ्ट हो रही है। समझ आया कि नहीं आया? आया सर, ठीक है। अब हमने बोला कि ऐसा है कि अब सब किसी को गाड़ी खरीदने से तो आप रोक नहीं सकते हो कि भैया गाड़ी मत खरीद, लेकिन अगर हम प्रॉपर मेंटेनेंस करें, अपने व्हीकल को अप टू डेट रखें, इंजन उसका ठीक ठाक रखें, ठीक है, हमेशा उसका पॉल्यूशन चेक कराते रहे, उसके इंजन को चेक कराते रहे, और साथ ही साथ पेट्रोल या डीजल अगर यूज कर रहे हैं व्हीकल में, अभी तो इलेक्ट्रिसिटी वाला व्हीकल आ गया, ठीक है, तो पहले की बात कर रहे हैं थोड़ा सा, पेट्रोल या डीजल अगर आप यूज कर रहे हैं तो लीड फ्री पेट्रोल या लीड फ्री डीजल यूज करें। मतलब ऐसा पेट्रोल जिसमें लेड ना प्रेजेंट हो। क्या प्रेजेंट ना हो? LEAD, लेड, लेड प्रेजेंट ना हो, ऐसा पेट्रोल यूज करें, या ऐसा डीजल यूज करें इसमें लेड ना हो। लेड फ्री पेट्रोल और लेड फ्री डीजल यूज करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे व्हीकल में लगा होता है कैटलिस्ट कन्वर्टर। क्या लगा होता है? कैटलिस्ट कन्वर्टर। कैटलिस्ट कन्वर्टर का क्या काम है सर? होता क्या है कि हमारे व्हीकल से निकल रहे, हमारे गाड़ियों से निकल रहे पॉइजनस गैसेस को खत्म करने के लिए, मतलब अगर कोई पॉइजनस गैस निकल रहा है तो उसको, उसके पॉइजनसनेस को खत्म करने के लिए हम यूज करते हैं कैटलिस्ट कन्वर्टर। ये क्या काम करता है सर? तो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने क्या बोला? हमने बोला कैटलिस्ट कन्वर्टर हमारे गाड़ियों में होता है, जिसका काम ये होता है भाई कि वो पॉइजनस गैसेस जो निकल रही हैं, पॉइजनस गैसेस जो निकल रही हैं व्हीकल से, उसको क्या करता है? ये उसको डिटॉक्सिफाई करता है सर, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो हमने बोला तो ये लीड अगर प्रेजेंट होगा पेट्रोल में तो उस कैटलिस्ट कन्वर्टर को इनएक्टिवेट कर देगा। क्या बोला मैंने? मैंने बोला आप गाड़ी खरीदने से किसी भी व्यक्ति को नहीं रोक सकते हो, तो क्या करेंगे सर? तो व्हीकल को अप टू डेट रखने के एहतियात देंगे, लोगों को बोलेंगे अच्छी गाड़ी, अप टू डेट वाले इंजन यूज करें, है ना, लगातार पॉल्यूशन अपनी गाड़ी का चेक करें कि वो कितना पॉल्यूशन प्रोड्यूस कर रहा है, करेक्ट। दूसरी बात क्या है? पेट्रोल या डीजल अगर व्यक्ति यूज कर रहा है तो वो लीड फ्री पेट्रोल या लीड फ्री डीजल यूज करे। मतलब पेट्रोल या डीजल में लेड नाम का चीज नहीं होना चाहिए। तो लेड क्यों नहीं होना चाहिए सर? तो आंसर उसका ये है कि अगर उसमें लेड प्रेजेंट होगा तो वो करेगा क्या कि आपकी गाड़ियों में जो कैटलिस्ट कन्वर्टर लगा होता है, कैटलिस्ट कन्वर्टर का क्या काम होता है सर? तो कैटलिस्ट कन्वर्टर का काम यह होता है कि गाड़ियों में से निकल रही पॉइजनस गैसेस को वो डिटॉक्सिफाई करता है। क्या करता है यार? डिटॉक्सिफाई करता है। समझ में आई मेरी बात? क्या करता है? डिटॉक्सिफाई करता है। समझ आया? तो अगर लेड यूज करोगे पेट्रोल के साथ तो लेड निकलेगा बाहर और कैटलिस्ट कन्वर्टर को वो इनएक्टिवेट कर देगा। क्या कर देगा? इनएक्टिवेट कर देगा। इसीलिए आपको क्या यूज रखना है?
used to lead free petroleum and lead free diesel can reduce the pollution that emit। वो पॉल्यूशन जो आपकी गाड़ियों से निकल रहा है उसको कम करता है। कौन सा पेट्रोल यूज करना है? लेड फ्री पेट्रोल या लेड फ्री डीजल। समझ आया मेरी बात? ठीक है भाई, आगे पॉइंट का, ये एनसीईआरटी का पॉइंट नहीं, क्या लिखा हुआ है, व्हाई शुड वी यूज लेड फ्री पेट्रोल या डीजल, हमको लेड फ्री पेट्रोल या लेड फ्री डीजल क्यों यूज करना है? तो आंसर इज दैट द फ्यूल लाइक पेट्रोलियम या डीजल जिसमें लेड होता है, लेड इज इमिटेड इन द गैसेस एग्जॉस्ट रिलीज बाय द व्हीकल। जो धुआं निकलता है ना गाड़ियों से, व्हीकल क्या करता है कि आपने पेट्रोल द्वारा गाड़ी चलाने के लिए, उसमें अगर लेड है तो जो गाड़ी आपकी धुआं फेंक रही है, एग्जॉस्ट फेंक रही है, उस लेड को गाड़ी यूज नहीं करेगी। पेट्रोल में जो लेड प्रेजेंट है उसको गाड़ी यूज नहीं करेगी, वो उस एग्जॉस्ट के थ्रू एनवायरमेंट में फेंक देगी। कहां करेगी? एनवायरमेंट, धुआं के थ्रू एनवायरमेंट में कर देगी। करेक्ट? दिस लेड इन द फ्यूल रिस्पॉन्सिबल फॉर डैमिंग द ऑटो। और ये देखो, कैटलिस्ट कन्वर्टर को प्रॉब्लम क्रिएट कराएगा। ठीक है, कैटलिस्ट कन्वर्टर को तो डैमेज करेगा ही करेगा, अगर आपकी गाड़ी में जो कैटलिस्ट कन्वर्टर है उसको डैमेज करेगा। साथ ही साथ ये ह्यूमंस और एनिमल्स के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि जब धुएं से बाहर निकलेगा तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाएगा। यहां तक समझ आई मेरी बात? चलो, बहुत अच्छी बात है। आगे क्या लिखा हुआ है? कैटलिस्ट कन्वर्टर हैव एक्सपेंसिव मेटल नेम्ड पैलेडियम, प्लेटिनम एंड पैलेडियम एंड रोडियम। हमने बोला हमारी गाड़ियों में लगा होता है कैटलिस्ट कन्वर्टर। कैटलिस्ट कन्वर्टर का क्या काम होता है सर? तो बेसिकली कैटलिस्ट कन्वर्टर बना किससे होता है? तो हमने बोला एक एक्सपेंसिव मेटल से बने होते हैं, फॉर एग्जांपल प्लैटिनम और प्लैडियम और रोडियम से। ठीक है, ये गाड़ियों में लगाए जाते हैं। कहां लगाए जाते हैं? गाड़ियों में लगाए जाते हैं, ताकि जो धुआं गाड़ियों से निकल रहा है, जो पॉइजनस गैसेस निकल रहा है, उसमें कमी की जा सके। ठीक है, उसमें कैसे कमी करता है सर? तो देखिए क्या लिखा हुआ है, जो एग्जॉस्ट, जो धुआं निकल रहा है आपकी गाड़ियों से, पहले उसको हम पास कराते हैं कैटलिस्ट कन्वर्टर से। आपकी गाड़ी में लगा होता है, धुआं निकला कि अब बाहर कर देंगे उसको, लेकिन नहीं, क्या किया हमने? उसको कैटलिस्ट कन्वर्टर से पास किया। तो जो अनबर्न हाइड्रोकार्बन है आपके फ्यूल में, जो अनबर्न हाइड्रोकार्बन है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट कर देंगे, जो कि आपके लिए हार्मफुल नहीं है ना? ठीक है भाई। जो कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रहा है आपकी गैसेस से, जो नाइट्रिक ऑक्साइड निकल रहा है आपके व्हीकल से, जो आपके व्हीकल से कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रहा है, जो आपके व्हीकल से नाइट्रिक ऑक्साइड निकल रहा है, क्या करता है भाई? तो कार्बन मोनोऑक्साइड को कन्वर्ट कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड में, और नाइट्रिक ऑक्साइड को कन्वर्ट कर देता है नाइट्रोजन गैस में। सोचो कितना इंपॉर्टेंट है यार ये, तो है ना? हमने बोला कि कैटलिस्ट कन्वर्टर आपकी गाड़ियों में लगाते हैं। किससे बना होता है कैटलिस्ट कन्वर्टर? तो एक्सपेंसिव मेटल से बना होता है, प्लैटिनम और प्लैटिनम से बना होता है, रोडियम भी लगा होता है उसमें। क्या काम करता है सर? तो कैटलिस्ट कन्वर्टर क्या करता है, जो आप फ्यूल यूज कर रहे हो गाड़ी में, चाहे वो डीजल यूज कर रहे हो, चाहे वो पेट्रोल यूज कर रहे हो, तो उसमें प्रेजेंट जो हाइड्रोकार्बन है, जो अनबर्न है, मतलब जो जला नहीं है पूरी तरीके से, उसको वो कन्वर्ट कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और फिर आप उसको एनवायरमेंट में रिलीज कर दोगे। तो वो नुकसानदायक नहीं है एनवायरमेंट के लिए। कर क्यों? कार्बन डाइऑक्साइड वो अल्टीमेटली प्लांट्स लेंगे, इसलिए तो कहा जाता है ना, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ। प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, CO2 लेंगे, और फिर ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर देंगे भोजन बना के अपना। ठीक है, और क्या करता है? आपकी गाड़ियों से कार्बन मोनोऑक्साइड निकला, अब साला इसको अगर आपने ऐसे छोड़ दिया ना, तो बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है भाई साहब, है ना? क्या करता है? बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है सर? तो यार ये रेस्पिरेटरी डिजीज करता है बहुत सारे। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसको कन्वर्ट कर देंगे कार्बन डाइऑक्साइड में। कौन करेगा? कैटलिस्ट कन्वर्टर करेगा सर। नाइट्रिक ऑक्साइड को किसमें चेंज कर देगा सर? नाइट्रोजन गैस में कर देगा सर। तो कितना फायदा है कैटलिस्ट, इसलिए गाड़ियों में कैटलिस्ट कन्वर्टर को लगाया जाता है। करेक्ट? ठीक है, क्या लिखा हुआ है? मोस्ट मोटर व्हीकल्स इक्विप्ड विद कैटलिस्ट कन्वर्टर शुड यूज अनलेड पेट्रोल। बिना लेड वाला पेट्रोल या बिना लेड वाला डीजल हमको यूज करना है। क्यों? क्योंकि ये जो लेड है ना, लेड इन द पेट्रोल इनएक्टिवेट द कैटलिस्ट। पेट्रोल में जो लीड प्रेजेंट है वो क्या करेगा? कैटलिस्ट कन्वर्टर को इनएक्टिवेट कर देगा। समझ आई मेरी बात? तो ये बहुत बड़ा रीजन है। और अगर वो कैटलिस्ट कन्वर्टर आपने लगाया ही नहीं, आपने कैटलिस्ट कन्वर्टर लगाई नहीं गाड़ी में, तो जब लीड एनवायरमेंट से बाहर निकलेगा तो वो एनिमल्स को, ह्यूमन बींग्स को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, तो अब तक हमने क्या पढ़ा भाई? अब तक हमने पढ़ा कि सर जो एयर पॉल्यूशन है वो ज्यादातर किससे हो रहा है? ऑटोमोबाइल से हो रहा है, व्हीकल से हो रहा है, खास के मेट्रोपॉलिटन शहर में। और जो छोटे शहर हैं वहां भी गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है, तो वहां भी प्रॉब्लम आ रहा है सर। करेक्ट?
तो प्रॉब्लम से निपटने के लिए क्या सहारा है सर? तो प्रॉब्लम से निपटना है बाबू तो अपनी गाड़ी को अप टू डेट रखेंगे, है ना। अपनी गाड़ियों में लगाएंगे कैटलिस्ट कन्वर्टर, और अपनी गाड़ियों में जो पेट्रोल या डीजल हम यूज कर रहे हैं वो अनलीडेड यूज करेंगे, जिसमें लेड प्रेजेंट ना हो। लेड क्या करता है सर? तो वो लेड क्या करता है, कैटलिस्ट कन्वर्टर जो आपने लगाया अपनी गाड़ियों में, क्यों लगाया सर? तो सर कैटलिस्ट कन्वर्टर अपनी गाड़ी में इसलिए लगाया ताकि हमारे गाड़ी से जो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, नाइट्रिक ऑक्साइड निकलता है सर, और अनबर्न हाइड्रोकार्बन निकलता है सर, एनवायरमेंट में छोड़ देंगे तो प्रॉब्लम होगा सर, तो उस सबको कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता है सर। तो अगर तुमने कैटलिस्ट कन्वर्टर लगाया जो कि एक्सपेंसिव मेटल से बनता है, तो भाई क्या होगा? होगा ये कि वो उसको इनएक्टिवेट कर देगा। इतना महंगा लगाया, किसने किया? लेड ने कर दिया। इसलिए पेट्रोल या डीजल यूज करेंगे क्या? अनलीडेड। समझ आता है? ठीक है। इंडिया में जो एयर एक्ट था, क्या था? एयर एक्ट था, वो आया 1981 में, लेकिन इसको लागू किया गया 1987 में, और इसमें नॉइज को इंक्लूड किया गया, एयर प्लस नॉइज को इंक्लूड किया गया। समझ आया? In India, the Air Prevention and Control of Pollution Air Act come into force in 1981, but was amended in 1987. बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं 2020 में आया, नहीं 2013 में आया। 1987 में क्या किया? इसमें नॉइज को इंक्लूड कर दिया एज अ एयर पॉल्यूटेंट। क्या यूज किया? नॉइज को एज अ एयर पॉल्यूटेंट हमने यूज कर दिया कि नॉइज भी एक कारण है एयर पॉल्यूशन का। समझ आया? पक्का, बहुत अच्छी बात है भाई, है ना। तो ये डेट आप याद रखेंगे। 1981 में एयर एक्ट आया, लेकिन उसको हमने अमेंड किया 1987 में, किसको इंक्लूड करके? नॉइज को इंक्लूड करके। समझ आया कि नहीं आया बताओ, है ना। नॉइज को हमने बोला कि इट इज ऑल्सो एन एयर पॉल्यूटेंट। ठीक है भाई। अब नॉइज क्या है? तो नॉइज इज अनडिजायरेबल हाई लेवल ऑफ साउंड। नॉइज इज अनडिजायरेबल, जो आप चाहते नहीं हो, हाई लेवल का साउंड जो अनडिजायरेबल, आपको अनईजी फील कर रहा है, इट्स कॉल्ड नॉइज। करेक्ट। आप बैठो कहीं पे, वहां पे कोई चिक 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 बात कर रहा है, नॉइज है आपके लिए। करेक्ट। वी हैव गॉट यूज टू एसोसिएटेड लाउड स्पीकर, हम लाउड स्पीकर यूज करते हैं ताकि हमको, वी हैव गॉट यूज टू एसोसिएशन लाउड साउंड with pleasure and environmental, not realize that noise cause psychological। हमने बोला कि यार अपने इंटरटेनमेंट के लिए, अपने सुखी प्लेजर फील, अच्छा फील कराने के लिए हम लाउड साउंड में गाना वाना सुनते हैं, लेकिन आपको नहीं पता ये जो लाउड साउंड है ना भाई, वो साइकोलॉजी और आपकी फिजियोलॉजी पे बहुत असर डाल रहा है और ह्यूमंस में डिसऑर्डर्स करवा रहा है। ठीक है। तो क्या लिखा? नॉइज जो कि लाउड, वी हैव गॉट यूज एसोसिएटेड लाउड नॉइज, हम यूज करते हैं, बड़ा बड़ा डीजे लगाते हैं, गाना ढाई ढाई बजाते हैं। करेक्ट। लेकिन वो इंटरटेनमेंट के लिए करते हैं, ढाई ढाई डीजे बना रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो बट हम रियलाइज नहीं कर पा रहे कि ये जो नॉइज है वो साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कर रहा है ह्यूमंस में। लोग चिड़चिड़े हो जा रहे हैं, लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं। करेक्ट। ये प्रॉब्लम है। बड़ी सिटियों में बड़े बड़े फंक्शन होते हैं और काफी बड़ा बड़ा नॉइज क्रिएट करते हैं। ये समझ आ रहा है? तो ये प्रॉब्लम है। फिर हमने क्या बोला? हमने बोला अ ब्रीफ एक्सपोजर टू एक्सट्रीमली हाई साउंड लेवल 150 डीबी। डीबी को बोलते हैं डेसिबल। तो साउंड को, जो नॉइज को नापने वाली जो यूनिट होती है डेसिबल बोलते हैं। ठीक है। और डॉप्सर यूनिट इज फॉर ओजोन लेयर। ठीक है। तो डीबी किसके लिए यूज करते हैं? डेसिबल। डेसिबल साउंड को नापने की यूनिट है, डेसिबल। करेक्ट। तो हमने बोला कि अगर आपको एक्सपोजर हो रहा है साउंड कितना ऊपर, 150 से ज्यादा, 150 या 150 से ज्यादा एक्सपोजर हो रहा है, ये साउंड जो 150 डीबी है, 150 डेसिबल है, कब जनरेट होता है? जब कोई प्लेन या जेट टेक ऑफ करता है, जब उड़ता है तो 150। अगर उसका एक्सपोजर आपके ईयर को होता है, ठीक है, तो वो आपके ईयर ड्रम को, कान के पर्दा को डैमेज करता है और आपको की सुनने की एबिलिटी को खत्म कर सकता है। समझ आई मेरी बात? फिर हमने क्या बोला? इवन क्रॉनिक एक्सपोजर, क्रॉनिक मतलब लगातार एक लंबे समय तक का एक्सपोजर आपको होता है। अगर एक क्या होता है कि लो साउंड, लो नॉइस का जो एक्सपोजर आपको अगर लंबे समय तक होता है, जैसे आप किसी ऐसी जगह पर रहते हो जहां लगातार साउंड क्रिएट हो रहा है, नॉइज लेवल कम ही, ज्यादा आपको परेशानी नहीं है, लेवल कम ही है, लेकिन लगातार हो रहा है लंबे समय के लिए, क्रॉनिक एक्सपोजर लंबे समय के लिए अगर हो रहा है, तो वो क्या करेगा कि आपकी सुनने की जो एबिलिटी है ना,
उसको थोड़ा सा डैमेज करेगा। सुनने की एबिलिटी सर मतलब डैमेज, मतलब ये कि फिर आप ऊंचा सुनने लगोगे। क्या सुनने लगोगे? ऊंचा सुनने लगोगे। इवन क्रॉनिक एक्सपोजर टू अ रिलेटिवली लो नॉइस लेवल ऑफ द सिटीज, जो सिटीज में लगातार धीरे धीमे आवाज हो रही होती है, उसको अगर आप लगातार सुनते रहोगे, आप एक सिटी में रहते हो जहां लगातार एक आवाज हो रही है लो साउंड का, आपको तकलीफ नहीं है उससे, तो क्या करेगा? परमानेंटली डैमेज हियरिंग एबिलिटी ऑफ द ह्यूमन। फिर आप ऊंचा सुनने लगोगे, फिर आप वो जो थोड़ा लो साउंड है ना, वो आप नहीं सुन पाओगे उतनी अच्छे से। करेक्ट? तो पहले हमने बोला कि एक्सट्रीमली हाई साउंड लेवल को किस में यूज करते हैं? डॉप्सन यूनिट में नापते हैं। 150 डॉप्सन से अगर ऊपर जाता है, या 150 डॉप्सन का होता है, इतना नॉइस कब प्रोड्यूस होता है? जब एक प्लेन टेक ऑफ करती है, या जेट जब टेक ऑफ करता है, तो आपके ईयर ड्रम पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, हियरिंग में आपको प्रॉब्लम होगा, और आप डैमेज हो सकता है आपका ईयर ड्रम, सुनने की एबिलिटी खत्म हो सकती है। क्रॉनिक एक्सपोजर, अगर लगातार एक्सपोजर होता है रिलेटिवली लो साउंड का लेवल का, जैसे सिटीज में रहते हो तो लगातार ट्रैफिक की साउंड हो रही है, लगातार आ रही, पी पा पू पू जल्दी लगातार आ रहा है, तो वो क्या करेगा? आपके जो सुनने की एबिलिटी है, जो क्षमता है, उसको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मतलब जो जिस साउंड को आप सुन पाते थे इजिली, अब उससे आप थोड़ा ऊंचा सुनोगे। ठीक है? अब क्या है, नॉइज से क्या क्या हो सकता है? तो स्लिपनेस, नींद में प्रॉब्लम, आपका हार्ट बीट बढ़ा रहेगा, हमेशा हार्ट बीट बढ़ा रहेगा, ब्रीदिंग पैटर्न चेंज हो जाएगा आपके, और इंसान अल्टीमेटली अगर मैं बात बोलूं तो वो स्ट्रेस में आ जाएगा। तो नॉइज से क्या क्या होता है? स्लिपनेस होता है, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है, ब्रीदिंग पैटर्न बदल जाता है, और अल्टीमेटली हम कहें तो इंसान स्ट्रेस में आ जाता है। करेक्ट? फिर हमने बोला considering the many dangerous effect of noise pollution, can you identify the unnecessary source of noise pollution around you which we reduce immediately without any financial loss to anybody? उसने एनसीईआरटी ने आपको एक सवाल दिया, उसने बोला कि आप देख रहे हो कि नॉइस पॉल्यूशन का कितना ज्यादा इफेक्ट है, कितना ज्यादा वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, कितना ज्यादा वो प्रॉब्लम दे रहा है, स्लिपनेस कर रहा है, हार्ट बीट बढ़ा दे रहा है, ठीक है, रेस्पिरेटरी जो रिदम सेंटर है उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम चेंज कर रहा है। तो क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हो ऐसे अननेसेसरी सोर्स के जो आपके आसपास हैं, जिसको हटाने से किसी को फाइनेंशियल लॉस ना हो? तो ढूंढो और मेरे को बता देना। ठीक है? अब क्या है, reductions of noise in our industry can be affected by use of sound absorbent material or by muffling noise। हमने बोला इंडस्ट्री में काम चल रहा होता है, उसमें जब नॉइज प्रोड्यूस होता है तो हम उसको रोकने की कोशिश करते हैं। कैसे? हम इंडस्ट्री में लगाते हैं साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल लगा देते हैं, या मफलिंग, नॉइज को मफल कर देते हैं, मफलिंग लगा देते हैं। करेक्ट? क्या लिखा हुआ है? रिडक्शन ऑफ नॉइज इन आवर इंडस्ट्रीज कैन बी अफेक्टेड बाय यूज ऑफ साउंड। अगर इंडस्ट्री में या कहीं ऐसा जगह है या कोई ऐसा मशीन है जो साउंड क्रिएट कर रहा है, तो जिस जगह पे वो रखा हुआ है वहां पे आप साउंड एब्जॉर्बेंट लगा दो, मटेरियल, ऐसा मटेरियल जो साउंड को एब्जॉर्ब कर लेता है, बाहर दूर तक जाने नहीं दे। करेक्ट? या फिर साउंड को आप मफलिंग कर दो। मफलिंग का मतलब क्या होता है सर? तो आपने पबजी खेलते हो, तो पबजी में ना आपको साइलेंसर मिलता है, आई थिंक, जहां तक मुझे आइडिया, साइलेंसर गन के आगे लग जाता है, या कार 98 या ओम के आगे लगा देते हो। ओम के आगे जब लग जाता है ना तो बहुत कम आवाज करता है ओम। तो बेसिकली आपने, अगर नॉर्मल आप ओम चलाते हो बहुत तेज आवाज करता है वो ओम चलाते हो तो, लेकिन जब आप उसी ओम के आगे साइलेंसर लगा देते हो तो उस ओम का जो साउंड है ना वो मफल हो जाता है, वो बहुत कम हो जाए, हटा ढिचक से आवाज करता है, बस इतना देर से आवाज नहीं करता, मैंने खेला है। तो व्हेन अ हिटमैन पुट अ साइलेंसर ऑन द गन, एक हिटमैन जो गन चलाता है वो अगर अपने गन के आगे साइलेंसर लगा देता है तो बेसिकली वो गन शूट, गोली के चलने की जो आवाज है ना उसको मफलिंग कर देता है। तो मफलिंग के बारे में हम बोल सकते हैं कि वो चीजों को क्वाइटर कर देता है, थोड़ा कम, मतलब साउंड हल्का होगा बट बहुत कम होगा। समझ आया मफलिंग का मतलब? ये चीजें हैं। करेक्ट? फिर हमने क्या बोला? stringent following of the laws laid down in the now the admission half, उसने बोला कि बहुत सारे लॉज बनाए गए जिसको लोग पालन करते हैं। भाई कौन कौन सा है? तो हमने हॉर्न फ्री जोन बनाया है हॉस्पिटल्स और स्कूल के आसपास। ठीक है? परमिसिबल साउंड लेवल ऑफ क्रैकर्स, दिवाली पे या किसी भी ओकेजन पे जब पटाखे छोड़े जाते हैं, ठीक है, ओकेजन कोई भी हो सकता है, किसी भी धर्म का हो सकता है, उस ओकेजन पे वो इसमें करते हैं ना, मुस्लिम्स के होता है इसमें पटाखा छोड़ता है, क्या नाम है उसका, शब बारात में। करेक्ट? वहाँ या फिर दिवाली में जो आप क्रैकर्स, या फिर शादियों में जब आप क्रैकर्स यूज करते हो तो एक परमिसिबल साउंड लेवल के नीचे करना है। ठीक है? लाउड स्पीकर का साउंड लेवल भी थोड़ा
डाउन करके, ठीक है। और एक टाइमिंग बनाया गया कि भाई लाउड स्पीकर आपको चलाना है तो इसके 10 बजे के बाद आप लाउड स्पीकर यूज नहीं करोगे, उसके बाद सोने का लोगों के पास टाइम होता है, करेक्ट, सोने का टाइम होता है 10 बजे के बाद नहीं, 11 बजे, हर शहरों में अलग अलग होते हैं, ठीक है। और कैन नॉट बी प्लेड एक्सेट्रा, नीड टू बी इन्फोर्स टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम नॉइज। तो ये सब चीजें हमारे ऊपर लगानी चाहिए और लगे हुए भी है बहुत जगह, ताकि हम नॉइज पॉल्यूशन से बच सके, करेक्ट। फिर क्या आता है, अब हमने बोला था आपको कि इतनी सारी चीजों के बाद आपके सामने आता है केस स्टडी कि भाई कहीं ऐसा केस देखा गया, क्या हुआ नहीं हुआ, ये तो पढ़ते, ठीक है। देखो दिल्ली का केस है, क्या है, तो with a very large population of vehicular traffic, Delhi lead the country in the level of air pollution. It has been more higher than the state of Gujarat with metro है। उसने बोला भाई ऐसा है कि व्हीकल की बात करें दिल्ली में तो बहुत ज्यादा है, ठीक है, लार्ज पॉपुलेशन वाले व्हीकल्स यहाँ पे हैं। और अगर हम दिल्ली की बात बोले तो दिल्ली में जो एयर पॉल्यूशन है बहुत ज्यादा है, क्यों, क्योंकि वहां पर व्हीकल्स बहुत ज्यादा है। व्हीकल्स की बात करें तो गुजरात और वेस्ट बंगाल दोनों के व्हीकल को अगर आप ऐड कर दो तो उतना व्हीकल अकेले दिल्ली में है, करेक्ट। 1990 में 1990 में दिल्ली ने पूरे वर्ल्ड में 41th रैंक प्राप्त किया था, ठीक है। किस बात में भाई, तीन पॉल्यूटेड सिटी में, सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी में कौन आया था, अपना दिल्ली आया था, 41 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो एयर पॉल्यूशन को दिल्ली में देखते हुए, जो कि बहुत सीरियस था, तो एक पीआईएल दाखिल किया गया, पब्लिक इंटरेस्ट लाइगेशन वाज फिल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में दिया गया पीआईएल फाइल करके, भाई दिल्ली जो है बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हो रहा है। तो आफ्टर बीइंग सेंसर्ड वेरी स्ट्रांगली बाय द सुप्रीम कोर्ट अंडर इट डायरेक्टिव, द गवर्नमेंट वाज आस्क्ड टू टेक विद इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड एप्रोप्रिएट मेजरमेंट इंक्लूडिंग स्विच ऑफ। हुआ क्या भाई, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा सीरियस लिया, उन्होंने गवर्नमेंट को एक टाइम पीरियड दिया कि आप क्या करोगे, जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जैसे बसेस हैं, ठीक है, उनको आप डीजल पेट्रोल से हटा करके किस में डालो, आप सीएनजी में डालो, ठीक है। एक टाइम पीरियड मिला कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जैसे बसेस, उनको आप डीजल से किस पे शिफ्ट करो, सीएनजी पे शिफ्ट करो। तो ऑल द बसेस जो दिल्ली में थी, जो सीएनजी पे, जो डीजल पे रन कर रही थी, उनको सीएनजी पे कन्वर्ट कर दिया गया 2002 के एंड तक। समझ आया कि नहीं आया बताओ। तो क्या हुआ, एक दिल्ली का केस स्टडी कर रहे हैं हम लोग, हमने बोला भाई ऐसा है कि सर प्रॉब्लम हो गया भाई, जो हमारा दिल्ली है वो तो एक 41 रैंक पे चला आया, कि चक्कर है भाई, तो एयर पॉल्यूशन में वर्ल्ड में तो पीआईएल दाखिल हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई ऐसा है, उन्होंने गवर्नमेंट को टाइम दिया, उन्होंने बोला कि भाई ऐसा है कि आप कहीं ना कहीं जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं उनको आप क्या करो, डीजल से सीएनजी पे शिफ्ट कर दो। 2002 के एंड तक सारी बसेस जो दिल्ली में थी वो सीएनजी पे शिफ्ट हो गई, करेक्ट, किस पे शिफ्ट हो गई, सीएनजी पे। अब 2022 में सवाल आया था, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल था, मैं जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जब मैं आपको पीवाईक्यू कराऊंगा तो आप देखोगे। तो यू में आस्क द क्वेश्चन कि भाई क्यों आखिर सीएनजी पे शिफ्ट करने के लिए क्यों हमने किया, कि वो क्यों डीजल से बेटर है। तो सीएनजी डीजल से बेटर इसलिए है क्योंकि वो अनबर्न हाइड्रोकार्बन जो है ना वो बहुत कम छोड़ता है, मतलब अच्छे से इफिशिएंटली जलता है, पूरी तरीके से जलता है। आंसर इज सीएनजी बर्न मोर इफिशिएंटली, अच्छे से जलता है एज कंपेयर टू डीजल एंड पेट्रोल, ठीक है। डीजल पेट्रोल के मुकाबले सीएनजी अच्छे से जलता है। इन द ऑटोमोबाइल्स एंड वेरी लिटिल, उसने बोला कि भाई ये ऑटोमोबाइल्स में बहुत अनबर्न चीजों को वो छोड़ता है, अच्छे से जल जाता है पूरी तरीके से। और सीएनजी सस्ता भी है पेट्रोल और डीजल के मुकाबले, और पेट्रोल डीजल को चुड़वा सब चुड़ा लेता था गाड़ी में से, ठीक है। तो सीएनजी को तो कैसे चुड़ाएगा, नहीं चुड़ा पाएगा, कैसे चुड़ाएगा यार, ठीक है। तो मोर ओवर सीएनजी इज चीपर देन पेट्रोल और कैन नॉट बी स्टिफनाइड बाय द थ्रिफ्ट, चोर नहीं चोरी कर सकता है इसको, जैसे कि पेट्रोल और डीजल चोरी, गाड़ी लगा गए और पाइप निकाल के पेट्रोल निकाल लिया, ठीक है। तो ऐसे आप सीएनजी को चोरी नहीं कर सकते। तो इसमें क्या था क्वेश्चन 2022 में कि पूछा ये सब सारा था कि सीएनजी बेटर क्यों है, और इसमें से पूछना था कि उसमें से बताइए कि मतलब 4 ऑप्शन था कि बताइए कि इसमें से क्या ऐसा आंसर है कि बता रहा है आपको सीएनजी, मतलब उसका कोई रिलेवेंस नहीं है सीएनजी को। तो लिखा हुआ था कि सीएनजी बेटर इसलिए है क्योंकि जो जिस क्या बोलते हैं उसको, जिस इंजन के लिए आप पेट्रोल, जिस इंजन को यूज करते हो आप पेट्रोल वाली गाड़ी में, उसी इंजन को आप सीएनजी यूज करते हो। तो ऐसा नहीं है, आपको सीएनजी के लिए अलग लगता है, क्या बोलते हैं आपका इंजन, और पेट्रोल के लिए अलग इंजन होता है। तो आप देखना सवाल जब मैं कराऊंगा तो, ठीक है। मेन प्रॉब्लम सीएनजी पे शिफ्ट करने का ये था कि भाई पाइपलाइन बिछाना था, पेट्रोल का तो पाइपलाइन बिछा हुआ था, तो डिफिकल्टी कहां आई कि पाइपलाइन बिछाइए, ठीक है, और सीएनजी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट बनाइए हर पंप पे, ठीक है,
ताकि अनइंटरप्टेड सप्लाई मिल सके। अब क्या हुआ, सरकार ने तो गवर्नमेंट तो बोला कि सॉरी हाईकोर्ट ने तो बोला कि सीएनजी पे शिफ्ट कर दो, गवर्नमेंट ने किया भी। लेकिन प्रॉब्लम ये आया कि अब पाइपलाइन बिछाओ, तो जगह जगह खुदाई हुई, ठीक है, और सीएनजी की पाइपलाइंस बिछाई गई, और कहीं ना कहीं अलग से तो नहीं बना है जहां तक मुझे ध्यान है, सीएनजी की सप्लाई वहीं होती है जहां पर पेट्रोल वाला होता है, थोड़ा सा वहां से हट करके, करेक्ट। फिर भी सीएनजी वाले जगह पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है क्योंकि उसका सब डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट जो है ना बहुत कम है कहीं ना कहीं। तो मेन प्रॉब्लम था सीएनजी को। तो आ सकता है ये क्वेश्चन कि सीएनजी को शिफ्ट करने पे, सीएनजी पे शिफ्ट करने के लिए मेन प्रॉब्लम क्या था। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि पाइपलाइन बिछाना और डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट बनाना, ठीक है, या डिस्ट्रीब्यूशन पंप बनाना ताकि अनइंटरप्टेड सप्लाई मिल सके। साइमल्टेनियसली पैरेलल स्टेप टेकन इन दिल्ली फॉर रिड्यूसिंग व्हीकल पॉल्यूशन इंक्लूडिंग फेजिंग, उसने बोला एक और लिए गए स्टेप कि आप पुराने व्हीकल्स को हटाओ और नए व्हीकल्स लाओ। पुराने व्हीकल्स ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं और पुराने व्हीकल्स में आपके कैटलिस्ट कन्वर्टर भी नहीं होता है, और साथ ही साथ अनलीडेड पेट्रोल यूज करना है, अनलीडेड डीजल यूज करना है, और जो सल्फर की मात्रा है, किसकी मात्रा, जो सल्फर की मात्रा है पेट्रोल और डीजल में, उसको लो करना है, करेक्ट। तो क्या उन्होंने बोला, इन्होंने बोला कि ये सब तो किया, सीएनजी पे शिफ्ट किया, साथ ही साथ क्या किया, साथ ही साथ उन्होंने दिल्ली में जो पॉल्यूशन है उसको कम करने के लिए पुराने व्हीकल्स को हटा दिए, आउट ऑफ द पुराने व्हीकल्स। पेट्रोल बोला कि भाई अनलीडेड पेट्रोल यूज करना है, अनलीडेड डीजल यूज करना है, ठीक है, और आपको जो पेट्रोल डीजल यूज कर रहे हैं उसमें सल्फर की मात्रा कम होनी चाहिए, कम से कम कीजिए, और साथ ही साथ कैटलिस्ट कन्वर्टर का यूज कीजिए, ठीक है। और जितने भी नॉर्म्स बनाए गए हैं, जितने भी लॉज बनाए गए हैं व्हीकल को लेकर के, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। पॉल्यूशन लेवल नॉर्म्स जितनी भी बनाए गए उनको एप्लीकेबल किया स्ट्रिक्टली, और उनको बोला कि फॉलो करें, ठीक है। The government of India passed through a new auto fuel policy has laid down the roadmap to cut down a vehicle pollution in vehicular pollution। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारी नई नई पॉलिसी लेके आई ताकि जो व्हीकल से पॉल्यूशन हो रहा है इंडिया के सिटीज में उनको कम किया जाए। क्या था भाई, तो सबसे बड़ा नॉर्म था कि फ्यूल ऐसा यूज करें जिसमें सल्फर और एरोमेटिक कंटेंट बहुत कम हो। मोर स्ट्रिक्टेड नॉर्म, सबसे जो रिस्ट्रिक्टेड नॉर्म था वो क्या था कि फ्यूल के मामले में जो फ्यूल आप यूज कर रहे हो उसमें सल्फर की मात्रा कम हो, चाहे वो डीजल चाहे पेट्रोल हो, और एरोमेटिक कंटेंट भी पेट्रोल डीजल में कम हो। जैसे तो इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए क्या किया गया, यूरो 3 नॉर्म। अब देखो यूरो 3 नॉर्म यूरोप शहर में था, हम यहां अपने यहां यूज करते हैं भारत स्टेज 1, भारत स्टेज 2, भारत स्टेज, आपने सुना भी होगा कि मेरी गाड़ी BS3 है, मेरी गाड़ी BS4 है, करेक्ट। तो क्या किया गया कि इंजन्स को अपग्रेड किया गया। क्या किया गया, इंजन्स को धीरे धीरे अपग्रेड किया गया। पहले BS1 था जो कि यूरो नॉर्म 1 की तरह था, फिर BS2 था जो यूरो नॉर्म 2 की तरह था, BS3 था जो यूरो 3 की तरह था, और धीरे धीरे हर नॉर्म में आपने क्या किया, जैसे BS1 में जो सल्फर की मात्रा थी ना, अगर मान लिया जाए 1000 थी, तो BS2 में आपने सल्फर की मात्रा को 500 किया, BS3 में सल्फर की मात्रा 350 किया, ऐसे किया, धीरे धीरे कम किया। BS उनका मानना है कि धीरे धीरे आते आते हम ऐसा इफिशिएंट इंजन लॉन्च करेंगे जिसमें जिसमें अगर हम पेट्रोल जिसमें और ऐसा पेट्रोल लाएंगे, इतना रिफाइंड पेट्रोल लाएंगे जो जिस पेट्रोल में सल्फर की मात्रा काफी कम। क्योंकि देखो अगर जैसे जैसे आप पेट्रोल को रिफाइन कर रहे हो वैसे वैसे आपको इंजन को भी अपग्रेड करना है ताकि उसको अच्छे तरीके से यूज कर सके, करेक्ट। तो यूरो 3 नॉर्म फॉर एग्जांपल स्टिपुलेट, जैसे यूरो 3 नॉर्म की बात बोले तो इसमें जो सल्फर है वो 350 पर पार्ट मिलियन डीजल में और 150 पर पार्ट मिलियन पेट्रोल में। समझ आया कि नहीं बताओ, 350 पर पार्ट मिलियन किसमें है, पेट्रोल में है, सॉरी डीजल में है, और 150 पर पार्ट मिलियन किसमें है, पेट्रोल में है, करेक्ट, ठीक है, समझ आया। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन 42% होना चाहिए कंसर्न फ्यूल में। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कैन बी कंटेन एट 42% ऑफ द कंटेन फ्यूल, ठीक है। गोल ये था कि सल्फर को रिड्यूस करके 50 पर पार्ट मिलियन पे लाना है पेट्रोल में, ठीक है, रिड्यूस सल्फर टू इन पेट्रोल, और डीजल में इनको लाना था 35% पे, एंड ब्रिंग डाउन द लेवल ऑफ 30। एक सेकंड, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है क्या, एक सेकंड हो जाए, आप लोग देखता हूँ, शायद यहाँ पे मिसप्रिंट है क्या, एक सेकंड देख लें, एक सेकंड कहाँ गया,
The goal according to the roadmap to reduce sulfur to 50% petrol and diesel and bring down the level of 35। हाँ देखो क्या था, बेसिकली यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जो सल्फर का कंटेन है वो पेट्रोल और डीजल में 50 पर पार्ट मिलना था, और जो एरोमेटिक कंटेन वाला लेवल था उसको 35% पे लाना था। करेक्ट। तो गोल ये है अल्टीमेटली कि हम धीरे धीरे अपने इंजन को इतना अपग्रेड करें, अपने पेट्रोल और डीजल को इतना रिफाइन करें कि जो सल्फर की मात्रा है वो 50 पर पार्टे मिलियन रह जाए पेट्रोल और डीजल में, और 35% हो जाए किसमें, 30% क्या हो, हाइड्रोकार्बन हो। करेक्ट। कोरस्पॉन्डिंग टू फ्यूल, अब फ्यूल तो अपग्रेड कर रही है धीरे धीरे, उसमें सल्फर की मात्रा कम कर रहे हैं, उसमें एरोमेटिक कंटेंट कम कर रहे हैं, साथ ही साथ फ्यूल के अलावा हमें व्हीकल्स के इंजन को भी अपग्रेडेड करना था। तो निकला भारत स्टेज 2 विच इज इक्वल टू यूरो 2 नॉर्म। करेक्ट। ठीक है, हमने बोला कि भाई अब BS2 वाली गाड़ियां शहरों में नहीं चलेंगी, अब जो नई गाड़ी आएगी वो BS3 आएगी। नहीं चलेगी मतलब कि जो कंपनी गाड़ियां बना रही है वो BS2 अब नहीं बनाएगी, BS3 बनाएगी, उन्होंने बोल दिया। फिर आया कि BS2 भी अब कंपनी नहीं बनाएगी, BS3 बनाएगी कंपनी। ठीक है, हर BS1 BS2 पे गए तो थोड़ा इंजन और अपग्रेड हुआ, BS3 पे गए तो और अपग्रेड हुआ, BS4 पे जब हम गए तो और अपग्रेड हुआ। ठीक है, तो मास इमिशन स्टैंडर्ड भारत स्टेज 2 which is equivalent to Euro 3 are not more applicable in any city of the India। डिटेल ऑफ द लिस्ट अब क्या है देखो, भारत स्टेज 4 जो है आपका 4 व्हीलर पे कब आया, अप्रैल 2017 में आया। ठीक है, 3 व्हीलर पे भारत स्टेज 4 कब आया, अप्रैल 2017 में आया। भारत स्टेज 4 कब आया, 2 व्हीलर पे, अप्रैल 2017 में आया। करेक्ट। और BS4 इज इक्वल टू यूरो नॉर्म 4। थैंक्स, ये सब जो एफर्ट मिले कि दिल्ली में CNG पे हम गए और फिर हमने अपने इंजन्स को अपग्रेड किया, हमने फ्यूल को और प्यूरिफाई किया, साथ ही साथ कैटलिस्ट कन्वर्टर का यूज किया। करेक्ट। तो इससे क्या हुआ कि दिल्ली में जो पॉल्यूशन था वो काफी हद तक इंप्रूव हुआ। करेक्ट। दिल्ली का जो एयर क्वालिटी था काफी हद तक इंप्रूव हुआ, पॉल्यूशन काफी कम हुआ। अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट CO2 और SO2 के लेवल में भी फॉल देखा गया, कहां, दिल्ली में बिटवीन 1997 से 2005 के बीच में। समझ आता है कि नहीं आता? तो ये था आपका टोटल। ठीक है, अब समझ आया क्या लिखा हमने केस स्टडी के बारे में बात किया, हमने नॉइस के बारे में बात किया, हमने एयर पॉल्यूशन के बारे में बात किया। ठीक है, हमने नॉर्म्स देखे। देखो यूरो नॉर्म जो था यूरोप में था, और जो आपका भारत स्टेज है वो भारत में है। यूरो नॉर्म 1 जो वहां है वही हमारा भारत स्टेज 1 है। करेक्ट। तो हमने धीरे धीरे लॉन्च किया BS6। करेक्ट। BS5 नहीं है हमारे यहाँ, BS4 से सीधा हम BS6 में गए। करेक्ट। तो BS4 में कब लॉन्च हुआ, तो अप्रैल 2017 में लॉन्च हुआ BS4। हमने बोला कि BS4 अप्रैल 2017 के बाद कोई गाड़ियां नहीं बनेगी, सब बनेगी BS4 वाली। करेक्ट। ठीक है, तो ये सारे एफर्ट जो है दिल्ली में लगाए गए ताकि एयर क्वालिटी इसमें इंप्रूव हो। अब कुछ सवाल करेंगे जो नीट से रिलेटेड है, जो नीट के लिए आ सकते हैं, एक्सपेक्टेड है। क्या है भाई, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद कैटलिस्ट कन्वर्टर। क्या करता है भाई कैटलिस्ट कन्वर्टर, बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद, कौन क्या नहीं करता है कैटलिस्ट कन्वर्टर, जल्दी बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, चलिए पहले एक काम करेंगे, आप सारे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, वीडियो को रोकेंगे, उसके बाद क्या करेंगे भाई, तो उसके बाद फिर क्या करेंगे, आप आंसर करेंगे। करेक्ट। तो बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा आंसर इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ कैटलिस्ट कन्वर्टर, जल्दी बताइए क्या होना चाहिए, बताइए। 7 का क्या होगा बताइए। तो अनबर्न हाइड्रोकार्बन बिल्कुल सही है, हमने देखा अनबर्न कार्बन कन्वर्ट CO, हाँ कार्बन मोनोऑक्साइड याद है उसको, कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन नाइट्रिक ऑक्साइड को नाइट्रोजन में, सही है, ये वाला गलत है, ये नहीं होता है। मोस्ट व्हीकल इक्विप्ड विद कैटलिस्ट कन्वर्टर शुड यूज अनलिट पेट्रोल, क्यों, क्योंकि लीडर इन पेट्रोल इनएक्टिव विद द कैटलिस्ट कन्वर्टर, यही होगा आंसर। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो 8 का क्या होगा, 8 का 1 होगा। 1900 में कौन सा रैंक था भाई दिल्ली में, दिल्ली अमंग 41 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। what does the rank of Delhi among the 41 most, एक सेकेंड, वेट, शायद मैंने कुछ यहाँ पे गलत बोल दिया क्या, 4th, ओ सॉरी, देखो वेट, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है। दिल्ली, एक सेकेंड, मैंने यहाँ क्वेश्चन देखा ना तो मेरे को थोड़ा समझ आया, एक सेकेंड देखिए। इन 1990 दिल्ली रैंक 4th, चौथे नंबर पे था, जब 41 शहरों का क्या बोलते हैं,
जब 41 देशों की सूची जारी हुई कि 41 सिटीज जो सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड हैं, उसमें 41 में फोर्थ रैंक था दिल्ली का, ठीक है। तो यहां थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। 1990 में दिल्ली ने रैंक्ड किया चौथा नंबर, कितना नंबर, फोर्थ रैंक पे, ठीक है। क्या फोर्थ रैंक पे थे, 41 सिटी का लागू हुआ कि पूरी दुनिया में 41 सिटीज ऐसी हैं जो सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड है, उसमें दिल्ली कौन से नंबर पे थी, चौथे नंबर पे थी, करेक्ट। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है। आई होप आप सुधार लोगे, मतलब मैंने सुधारा तो आप भी सुधार लोगे। तो यहाँ पे 4 इसका आंसर होगा, ठीक है। 41 सिटीज में चौथे नंबर पे दिल्ली था, करेक्ट। What was the main steps taken Delhi to control air pollution? बताओ। यूज ऑफ सीएनजी बसेस इंस्टेड ऑफ डीजल, यही आंसर होगा ना। जो पीआईएल फाइल हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने मेन स्टेप क्या था, तो मेन स्टेप यही था कि दिल्ली की सारी सीएनजी बसेस को कर देंगे, हम सीएनजी बसेस कर देंगे, डीजल को हटा के, करेक्ट। समझ आता है। ऑल द बसेस ऑफ दिल्ली वर कन्वर्टेड टू रन ऑन सीएनजी बाय द एंड ऑफ द ईयर। क्यों बेस्ट है भाई, तो हमने बोला लिटिल अर्न बन रहता है, सीएनजी मोर एफिशिएंट, 11 का 4 हो जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। फिर क्या, व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन का था, डिफिकल्ट टू लाइन डाउन पाइपलाइन सीएनजी फॉर अननेटेड सप्लाई, लैक ऑफ सुटेबल इंजन्स, हाई कॉस्ट। बताइए क्या होगा 12 का। अरे हाई कॉस्ट कहां था, लिखा हुआ है कि लो कॉस्ट था, तो ये तो होगा नहीं। अब जब पहला ही वाला गलत हो गया तो ये भी गलत हो जाएगा, सुटेबल नहीं, ऐसा नहीं था, ठीक है। तो आंसर नंबर 2 होगा, 12 का 2। 13 का हो गया, बिसाइड यूज ऑफ सीएनजी पैरेलल स्टेप्स और क्या लिए गए भाई, मतलब कौन कौन से लिए गए, लेकिन किसी एक को ऐसा जो नहीं लिया गया। तो अनलीटेड पेट्रोल, हाँ ये लिया गया था। कैटलिस्ट कन्वर्टर ये लिया गया था यार, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर ये कहां लिया गया था, तो 13 का 4 आंसर होगा, ठीक है। 14 क्या है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू द न्यू ऑटो फ्यूल पॉलिसी हैज लेट डाउन रोड मैप टू कट डाउन व्हीकल्स पॉल्यूशन इन दिल्ली। मोस्ट इंसिडेंट नॉर्म क्या था भाई, बताओ। 14 का क्या होना चाहिए, रिड्यूस द सल्फर कंटेंट इन पेट्रोल, मोस्ट स्टिंगेंट नॉर्म, एरोमेटिक, ये दोनों लिया गया था, सल्फर और एरोमेटिक, तो आंसर ये होगा। मतलब ये अकेला नहीं, ये अकेला नहीं, सिर्फ ये तीसरा नंबर। तो हमने बोला स्टिंग रिड्यूसिंग द सल्फर एंड एरोमेटिक कंटेंट इन द पेट्रोल एंड डीजल, करेक्ट, ये चीज था। फिर देखिए 15, अकॉर्डिंग टू यूरो 3 नाउ व्हाट शुड बी द लेवल ऑफ सल्फर डीजल एंड पेट्रोल, बताओ कितना होगा। डीजल पहले पूछा है, फिर पेट्रोल पूछा है, तो ये आंसर होगा अकॉर्डिंग टू यूरो 3 नॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स नॉट ट्रू, क्या सही नहीं है बताइए। ये तो सही है, एरोमेटिक 42% सही है, पेट्रोल 150 सही है, डीजल 350 सही है, सल्फर कंटेंट एरोमेटिक ये गलत है। तो यूरो 3 के नॉर्म के मुताबिक 350 पर पार्ट मिलियन डीजल रहना चाहिए, मतलब सल्फर 350 पार्ट मिलियन डीजल में रहना चाहिए, 150 पर पार्ट मिलियन पेट्रोल में, और 42% एरोमेटिक कंटेंट। बहुत क्वेश्चन है भी, देखो ध्यान से। द गोल ऑफ यूरो 4 नॉर्म अकॉर्डिंग टू रोड मैप इज टू रिड्यूस, बताओ कितना, 50 पर पार्ट मिलियन पेट्रोल डीजल ना, 17 का 1 होना चाहिए, बताओ यही है। According to the Euro 3 norm, in petrol or diesel, aromatic hydrocarbon are to be contained at 42% and goal is to bring 35%, है ना, 35%, याद है 18 का। भारत स्टेज 3 नॉर्म इज इक्वल टू यूरो नॉर्म 3 नॉर्म, करेक्ट, समझ आता है, बहुत अच्छी बात है। भारत स्टेज 3 नॉर्म ऑटोमोबाइल्स पे कब लागू किया गया बताओ। भारत स्टेज 3 नॉर्म ऑफ ऑटोमोबाइल्स आर एप्लीकेबल थ्रू आउट द कंट्री फ्रॉम 1 अक्टूबर 2010, इसको ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। ऑल ऑटोमोबाइल्स एंड फ्यूल पेट्रोलियम वेयर टू बी हैव मीट द यूरो 4 मिशन, इससे पहले क्या था, यूरो 3, हाँ, तो यूरो 3 1 अक्टूबर 2010 से लागू हुआ, और यूरो 4 याद है 1 अप्रैल 2010 था या 12 था, क्या था, 2010 था, करेक्ट। तो ऑल ऑटोमोबाइल्स एंड फ्यूल डीजल वेयर टू बी मीट द यूरो 4 मिशन अपनी 13 अप्रैल, ये 1 अप्रैल 2010 था, करेक्ट। इन इंडिया द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट फोर्स इन, बताओ कब होगा, 1987 या 1981, देखो 1981 होगा इसका आंसर, क्योंकि 1987 में इसमें हमने नॉइस ऐड कर दिया था, इसने पूछा सिर्फ एयर एक्ट पूछा, तो 1981 होगा। कब किसको ऐड किया था, नॉइस को ऐड किया था एयर के साथ 1987 में, फिर उसके बाद अमेंड किया था। तो ये आपके सवाल थे जो नीट से रिलेटेड थे, करेक्ट। अब हम बात करते हैं 12 बोर्ड्स के पीवाईक्यू क्वेश्चन कुछ। तो 2016 का सवाल देखो क्या है भाई, ध्यान से देखो क्या है भाई, देखो ध्यान से।
मेंशन 2 एडवांटेज फॉर प्रिफरिंग सीएनजी। अब दोनों में से कोई एक लिख लो यार, अभी तो पढ़ाया इतना। क्योंकि सीएनजी एफिशिएंट चलता है, सस्ता है ना, चोरी नहीं होता है, तो कोई एक दो लिख लो। टू एडवांटेज ऑफ द यूज ऑफ, टू एडवांटेज क्या है, कैटलिस्ट कन्वर्टर एक्टिवेट रहेगा, है ना, अगर आप अनलीडेड पेट्रोल यूज करोगे तो, और पॉल्यूशन भी रिड्यूस होगा। Why is the use of unleaded petrol recommended for motor vehicle equipped with catalyst converter? क्योंकि ये इनएक्टिवेट कर देता है कैटलिस्ट कन्वर्टर को अगर आप लीडेड पेट्रोल यूज करोगे, करेक्ट। तो अनलीडेड लोगों को रिकमेंड किया जाता है कि अपनी गाड़ियों में अनलीडेड यूज करो, ताकि क्या हो, कैटलिस्ट कन्वर्टर इनएक्टिवेटेड ना हो। पीवाईक्यू देखो 2008, थर्मल पावर प्लांट, ये पिछले क्लास वाला है। थर्मल पावर प्लांट आर इनएविटेबल इन द इंडस्ट्रीज एंड डेंसली पॉपुलेशन कंट्री लाइक आवर्स। What harm to do the country also mention prediction। उसने क्या बोला देखो, थर्मल पावर प्लांट या इंडस्ट्री जो हमारे हमारे डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज में है, उनसे पॉल्यूशन क्या होता है भाई, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, इरिटेशन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन होने लगता है। प्रिकॉशन क्या लेना है, तो प्रिकॉशन ये लेना था, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिपरेशन लगाई ताकि 99% तक पार्टिकुलर मैटर को हटाया जा सके। हाउ डू ऑटोमोबाइल्स फिटेड विद कैटलिस्ट कन्वर्टर, ठीक है, हाउ डू, एक बार देख लीजिए आप क्या लिखा हुआ है, हाउ डू ऑटोमोबाइल्स फिटेड विद कैटलिस्ट कन्वर्टर रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। कैसे भाई, तो कैटलिस्ट कन्वर्टर में एक्सपेंसिव मेटल होते हैं, प्लैटिनम और पैलेडियम, और ये जो निकलने वाले अनबर्न हाइड्रोकार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में, और कार्बन नाइट्रिक ऑक्साइड को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करते हैं, करेक्ट। और अनलीडेड पेट्रोल इज बेस्ट फ्यूल फॉर सच फ्यूल, समझ आता है, चलो ठीक है। नेम एनी टू प्लेस वेयर इट इसेंशियल टू इंस्टेल, कौन सी जगह पे जहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक लगाना है, पता है हमको, हमने बोला थर्मल पावर प्लांट और स्मेल्टर्स पे लगाने हैं, करेक्ट, ताकि पार्टिकुलेट मैटर को हटाया सके। व्हाट इज रिक्वायर्ड टू मेंशन वन लिमिटेशन, क्या लिमिटेशन है पार्टिकुलेट मैटर का, तो पार्टिकुलेट मैटर जो है ना वो 2.2 माइक्रोमीटर से कम वाला जो डायमीटर वाला, उससे कम वाला जो पार्टिकुलेट मैटर उसको नहीं हटा पाता है, ठीक है। और जो वेलोसिटी ऑफ एयर है प्लेट्स और डस्ट के बीच में आपको बहुत कम रखना है ताकि वो वहां पे फॉल करे, ठीक है। और बिना इलेक्ट्रिसिटी के ये नहीं चलेगा, तो इट कैन नॉट वर्क विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, करेक्ट। अब ये और क्वेश्चन है, क्या है भाई, तो मेंशन द मेजर कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन इन मेट्रोपॉलिटन सिटी। तो मेजर कॉज क्या था भाई, गाड़ियों का बढ़ना, ठीक है, राइट। 3 वे रिड्यूस हो सके तो भाई पेट्रोल डीजल की जगह सीएनजी पे यूज करना है, साथ में कैटलिस्ट कन्वर्टर यूज करना है, अनलीडेड पेट्रोल यूज करना है, सल्फर का मात्रा कम करना है, ये था, यही है। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिपरेटर यूज करना है, अच्छा वेट मेट्रो सिटीज, ठीक है, राइट एनी 3 वेज व्हिच इज रिड्यूस, ठीक है, हाँ तो लिख सकते हैं, ऑटोमोबाइल्स में कैटलिस्ट कन्वर्टर स्क्रबर यूज करता है, ये सब करेक्ट, तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2002 में सारे दिल्ली को स्विच कर दिया गया न्यू फ्यूल के ऊपर। न्यू फ्यूल का नाम क्या था और क्यों बेटर है ये, तो न्यू फ्यूल का नाम था सीएनजी। बेटर इसलिए है क्योंकि आप जानते हो ऑलरेडी, ठीक है। तो क्या आपने देखा, तो आज की क्लास में आपने बहुत कुछ पढ़ा। आज की क्लास में आपने अपना जो एयर वाला टॉपिक था उसको कंप्लीट किया और काफी अच्छे से आपने सब कुछ जानने की कोशिश की। आपने क्या क्या पढ़ा भाई, तो आपने पढ़ा कि भाई क्या क्या होता है। देखो तो हमने बोला कि भाई नॉइस एक प्रॉब्लम था जिसको एयर के साथ लगा करके 1987 में अमेंड किया गया। 150 से ऊपर होता है तो परमानेंट हियरिंग हो जाता है, और लगातार अगर स्मॉल अमाउंट में नॉइज अगर सुन रहे हो आप तो और प्रॉब्लम क्रिएट होगा, समझ आता है, बहुत सारा। फिर हमने बोला ऐसा पेट्रोल यूज करे, ऐसा डीजल यूज करे तो लेड फ्री हो, तो बहुत सारी चीजें हमने देखी, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आया हो। तो जो भी डाउट होता है फिर आप मुझसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे वाटर पॉल्यूशन के ऊपर।